इंडिया टुडे और सी वोटर के सबसे बड़े सर्वे के माध्यम से हम देश के मन की बात सुनते हैं और सैकड़ों गांवों और शहरों में जाकर हमने 1,22,000 से ज्यादा लोगों की राय ली। उनसे कई तरह के सवाल पूछे, जैसे सरकार का कामकाज कैसा है, जनता के मुद्दे कौन से हैं, उनका पसंदीदा नेता कौन है, और ऐसे कई सवालों के जवाब जनता ने खुलकर पूरी ईमानदारी से हमें दिए हैं। और हमारे सर्वे में बिहार के राजनीतिक फेरबदल का असर भी आपको दिखाई देगा और ये पहली बार था जब सर्वे के बीच में ही कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ और इस दौरान लोगों की पल पल बदलती राय को भी हमने इस सर्वे में शामिल किया है, यानी उसे भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए को 41.4% वोट मिलेंगे, यूपीए को 28.1% वोट जाएंगे और अन्य पार्टियों को 30.6% वोट मिलेंगे। यानी देश का भरोसा अब भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए पर है और यहां पर आप साफ देख पा रहे हैं कि 41.4% वोट शेयर के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला, बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए इस समय देश के लोगों की पहली पसंद है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली पसंद है, बल्कि दूर दूर तक उनके आसपास कोई नहीं है। आपने देखा होगा यूपीए बहुत पीछे है 28% वोट के साथ। तो जो स्थिति 2019 की थी, लगभग वैसी ही स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि एनडीए सरकार या एनडीए की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है। हमारे इस सर्वे से यह भी पता चलता है कि जनता को अब भी अपनी सरकार पर यानी मोदी सरकार पर विश्वास है और यह विश्वास वर्ष 2019 से लगातार ऐसा ही बना हुआ है। 2014 से 19 तक बना, फिर 2019 में और ज्यादा सीटें आईं और अब 19 से लेकर 2022 में भी वो विश्वास बरकरार है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल मिलाकर 45% वोट हासिल हुए थे। मतलब यह कि हमारे सर्वे में भी प्लस माइनस 3% का मार्जिन ऑफ एरर लेकर हम अगर चलें तो जनता का भरोसा अब भी पिछले लोकसभा चुनाव जितना ही मोदी सरकार पर यानी एनडीए पर नजर आता है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो एनडीए को 367 लोकसभा सीटें मिलेंगी, यूपीए को 125 सीटें मिलेंगी और अन्य पार्टियों को कुल मिलाकर 111 सीटें हासिल होंगी। देखिए आप, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को आज भी 307 सीटें लोकसभा की मिलेंगी और यूपीए बहुत पीछे है 125 सीटों के साथ और अन्य दल जो हैं वो और भी पीछे हैं 111 सीटों के साथ। और अगर आप देखेंगे तो यूपीए और अन्य दलों को भी अगर आप मिला लें तब भी ये सारे के सारे दल मिलकर भी सरकार बनाने में नाकाम रहेंगे। सर्वे के ये परिणाम उस वक्त के हैं जब जेडीयू एनडीए के गठबंधन का हिस्सा था, यानी जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था और नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे थे। यह सर्वे उस समय का है। हमने जेडीयू के अलग होने के बाद भी दोबारा से एक सर्वे किया और उसका परिणाम क्या निकला यह बड़ा दिलचस्प है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सर्वे के इस हिस्से से यह पता चलता है कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल है, बहुत मजबूती से है और फिलहाल यूपीए उसके आसपास भी नहीं है सरकार बनाने के मामले में। 1 अगस्त तक जिस एनडीए को 307 सीटें मिल रही थी, जेडीयू के अलग होने के बाद उसी एनडीए को अब 285 सीटें मिल रही हैं। 286, माफ कीजिएगा, 286 सीटें मिल रही हैं। देखिए, तो यह है जेडीयू के अलग होने का इंपैक्ट। नीतीश कुमार के अलग होने का जो असर है जमीन पर बिहार में, वो ये है कि एनडीए की जो संख्या है वो 307 लोकसभा सीटों से घटकर अब 286 पर आ गई है। मतलब ये कि गठबंधन से जेडीयू के चले जाने पर 21 सीटों का नुकसान एनडीए को हो रहा है। जेडीयू ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा तो इसका फायदा यूपीए को मिला है और जिस यूपीए को 1 अगस्त तक 125 सीटें मिल रही थीं, उसे 10 अगस्त को यानी जेडीयू के अलग होने के बाद अब 146 सीटें मिल रही हैं। मतलब ये 21 लोकसभा सीटों का सीधा फायदा अब यूपीए को हो रहा है
अन्य पार्टियों को जेडीयू के अलग होने से ना कोई फायदा हुआ है ना नुकसान। वो पहले भी 111 पर थे, अब भी 111 पर हैं, लेकिन यूपीए का जो संख्या बल है वो 125 से बढ़कर 146 हो जाता है और एनडीए का संख्या बल नीतीश कुमार के हटने के बाद से 307 से घटकर 286 हो जाता है। देश की 53.4% जनता नरेंद्र मोदी को आज भी अपने अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है। देखिए, 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी हैं। 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी को 53.4% लोग, यानी आधे देश से भी ज्यादा लोग अपने भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं और उनके आसपास कोई नहीं है। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है 9.3% लोग राहुल गांधी को अपना भावी प्रधानमंत्री मानते हैं और राहुल गांधी 52 वर्ष के हैं इस समय। 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी के साथ 53.4% जनता है। 52 साल के राहुल गांधी के साथ 9.3% जनता है। 6.5% लोग अरविंद केजरीवाल को भी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं और अरविंद केजरीवाल की जो उम्र है वो है 53 वर्ष। तो खास बात यहां पर यह है, राहुल गांधी हैं 52 साल के, अरविंद केजरीवाल हैं 53 साल के। इन दोनों नेताओं के पास अभी बहुत समय है, 25 से 30 साल हैं अभी इनके पास। और 71 वर्ष के नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी एक तरफ और बाकी के तमाम नेता दूसरी तरफ। खास बात आपको यह देखेगी कि नरेंद्र मोदी को लगभग 53.5% लोग अपना नेता मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन जो बाकी के जो नेता हैं कोई भी डबल डिजिट में नहीं है, सब 10% से नीचे नीचे है। हमारे सर्वे का यह डेटा अपने आप में इस रेस की पूरी कहानी आपको बता रहा है। यहां एक बात पर आपने गौर जरूर किया होगा कि इस रेस में नीतीश कुमार का नाम कहीं नहीं है। नीतीश कुमार के समर्थक 2024 को लेकर जो दावे कर रहे हैं, दरअसल वो दावे अभी खोखले हैं, क्योंकि वो पद जो है वो नीतीश कुमार के लिए अवेलेबल ही नहीं है। यानी जो पद है ही नहीं उसके लिए नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कम से कम आज की स्थिति में कोई चांस प्रधानमंत्री बनने का है ही नहीं। 22.7% लोगों ने मोदी सरकार के कामकाज को बहुत ही अच्छा बताया है। देखिए, 22.7% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा कामकाज है। फिर 42.8% लोग कह रहे हैं अच्छा कामकाज है और 13.2% लोग खराब कह रहे हैं और 12.9% लोग बहुत खराब कह रहे हैं। लेकिन अगर आप 22.7 और 42.8% को अगर आप जोड़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि देश के ज्यादातर लोग मोदी सरकार के कामकाज को या तो अच्छा बता रहे हैं या बहुत अच्छा बता रहे हैं। और यह एक बड़ी बात है, क्योंकि विपक्ष लगातार हर रोज यह कह रहा है कि मोदी सरकार फेल हो रही है। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर एक काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन भी किया था और टीवी डिबेट्स में भी आप ये देखते होंगे और आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि शायद मोदी सरकार फेल हो रही है। लेकिन जब आप जनता के बीच में जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, जनता से मिलते हैं और पूछते हैं, तो जनता क्या बता रही है वो आपके सामने है। और अगर आप बहुत अच्छा और अच्छा इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 65% से भी ऊपर जाता है। यानी देश की 65% जनता ये मानती है कि मोदी सरकार अच्छा या बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वेव होता है, जो कोई भी सरकार जब बहुत लंबे समय तक शासन में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी वेव आ जाता है, वो मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। और आपने देखा होगा 2019 का जब चुनाव आया था तब भी लोगों ने कहा था कि अब जनता उनसे थक चुकी है, अब जनता परेशान हो रही है, अब उन्हें पहले से कम सीटें मिलेंगी। लेकिन 2019 में 2014 से भी ज्यादा सीटें मिली और इस बार भी ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों के मन में उनकी सरकार के कामकाज को लेकर कोई भी नेगेटिविटी इस समय नहीं है। हमने देश के लोगों से यह भी पूछा कि एनडीए सरकार की यानी मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हें कौन सी लगती है। इसमें 25.4% लोगों ने कोविड महामारी के मैनेजमेंट को उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर हम आएंगे दोबारा से। 25.4% लोग कहते हैं कि जिस तरीके से कोविड को मैनेज किया मोदी सरकार ने वो बेहतरीन काम हुआ है।
14.8% लोग कश्मीर से धारा 370 को हटाने के काम को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और 12% लोग भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 8.1% लोग राम मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अपनी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि मानते हैं और 6.8% लोग नोटबंदी से काले धन पर कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि मानते हैं और 5.7% लोग मोदी सरकार की योजनाओं को, जो उनकी जो वेलफेयर योजनाएं हैं, उनको बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो ये आपके सामने पूरा ब्रेकअप है। अब वापस आपको दिखाते हैं शुरू से, और यहां पर आप जो देख पाएंगे वो ये है। अब आप याद कीजिए, जब कोविड आया हमारे देश में, उसके बाद से लेकर अब तक विपक्ष का जो सबसे बड़ा हमला था मोदी सरकार पर, वो कोविड को लेकर ही था। और विपक्ष ने हर बार, चाहे वो लॉकडाउन का मुद्दा रहा हो, वैक्सीन का मुद्दा रहा हो, वैक्सीन को उपलब्ध कराने का मुद्दा रहा हो, उस समय कोई भी जो नीति बनाई मोदी सरकार ने वो रही हो, मोदी सरकार द्वारा वैक्सीन को बाहर भेजने का मुद्दा रहा हो, या जितने भी स्टेट्स के साथ जो कोऑर्डिनेट करने का मुद्दा रहा हो, विपक्ष ने मोदी सरकार को टोटल फेलियर बताया था। खासतौर पर राहुल गांधी बार बार ये कहते थे कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर मोदी सरकार बिल्कुल फेल हुई है। अब आप याद कर लीजिए, आपने टीवी पर भी देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा, हर जगह देखा होगा, और विपक्ष ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा उस समय बनाया। पर यहां आपको बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। यहां आपको यह नजर आ रहा है कि जनता तो यह कह रही है कि कोविड मैनेजमेंट मोदी सरकार का सबसे अच्छा था। जो दुनिया में, विश्व के दूसरे देशों में भी जो सर्वे हुए हैं, उन तमाम सर्वेज में भी यही बात सामने आई कि कोविड मैनेजमेंट के मामले में मोदी सरकार सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने किया है। वहां पर भी यह बात सामने आ रही है। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है, उसने इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा मोदी सरकार को घेरा है। तो यहां आपको एक डिस्कनेक्ट दिखाई देगा। देखिए, यह डिस्कनेक्ट जो है वो आपको तब पता चलता है जब आप असली जनता से मिलते हैं और जब आप नेताओं से मिलते हैं। तो दो डिस्कनेक्ट आपको आज समझ में आए। एक तो कोविड को लेकर डिस्कनेक्ट है, कोविड को लेकर जनता तो खुश है लेकिन विपक्ष बहुत नाखुश है। दूसरा, बुलडोजर की जो राजनीति है योगी आदित्यनाथ की, उसे लेकर जनता बड़ी खुश है, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ेंगे और विपक्षी नेताओं से बात करेंगे तो वो आपको ऐसा बताएंगे कि देश में तो गुंडागर्दी बढ़ रही है। हमने इसके अलावा मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी को लेकर भी लोगों से राय मांगी। भाई, अब अगर उपलब्धियां पूछ रहे हैं तो नाकामी भी तो पूछनी पड़ेगी और पूछनी चाहिए। तो नाकामी क्या है मोदी सरकार की? 32.7% लोग ये कहते हैं कि बढ़ती महंगाई नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन यहां पर डिस्कनेक्ट नहीं है, यहां पर सीधा कनेक्ट है। यहां पर आपको लगेगा ये एक वो चीज है जो आपको मीडिया में भी देखने को मिल रही है, जनता में भी देखने को मिल रही है, विपक्ष के नेताओं में भी देखने को मिल रही है। इसमें आपको कोई मतभेद कहीं भी नहीं है। जनता भी यही कह रही है। 32.7% संख्या कम नहीं होती और वो कह रहे हैं कि महंगाई उनकी सबसे बड़ी नाकामी है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। 26.4% लोग बेरोजगारी को उनकी सबसे बड़ी नाकामी रहते हैं। यहां भी कोई मतभेद नहीं है। विपक्ष भी यही कह रहा है, जनता भी यही कह रही है, मीडिया भी यही कह रहा है। 10.3% लोग आर्थिक विकास को और 5.8% लोग कोविड-19 की महामारी को उनकी नाकामी मानते हैं और 6.4% लोग सांप्रदायिक हिंसा जो आजकल हो रही है, जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, उसे उनकी नाकामी मानते हैं। 2.5% लोग महिला सुरक्षा और 2% लोग बैंकिंग सेक्टर में जो संकट आ रहा है उसे उनकी नाकामी मानते हैं। अब हमने आपको जितनी सारी बातें बताई हैं, इसका विश्लेषण क्या है? जस्टिस रमन्ना ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वो जिस सरकारी मकान में रहते हैं वो उसमें कुछ और निर्माण कराना चाहते थे, 1-2 कमरे और बनाना चाहते थे उस अपने मकान में, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार वो अपने मकान में एक ईंट भी अपनी तरफ से लगा नहीं सकते और उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और नक्शे पास कराने पड़ेंगे, जो बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोगों ने अवैध तरीके से कई फ्लोर बना लिए, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, और उन्हें बाद में सरकार ने मान्यता दे दी। एक दूसरी घटना के बारे में जस्टिस रमन्ना ने कहा कि कई साल पहले उनके ससुर अपने खेत में
बिजली का एक कनेक्शन चाहते थे, लेकिन सरकार उन्हें बिजली का कनेक्शन दे नहीं रही थी। लेकिन उनके आसपास के लोगों ने अवैध तरीके से खंबे से तार खींचकर अवैध बिजली का कनेक्शन ले लिया, जिसके बाद सरकार ने थोड़े दिनों के बाद एक नई स्कीम जारी की, जिसमें कहा गया कि जितने लोगों ने अवैध कनेक्शन लिए हुए हैं सबको वैध करार कर दिया। तो इसमें सीख क्या है? इसमें सीख ये है कि अगर आप शरीफ व्यक्ति हैं, अगर आप नक्शे पास कराने का इंतजार करते रह जाएंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, आप कभी अपने घर में एक ईंट भी लगा नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने अवैध मकान बना लिए, अवैध जमीनों पर कब्जे कर लिए, वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक बन गए। जैसे पंजाब सरकार ने राज्य के हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली और हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना शुरू की। इन दोनों योजनाओं पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो इस साल पंजाब के कर्ज को 3 लाख करोड़ रुपए के पार ले जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस योजना का लाभ सबको मिला, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। 10,000 में चलने वाले परिवार को फ्री बिजली मिली और 1 लाख रुपए कमाने वाले परिवार को भी फ्री बिजली मिली, जबकि वो बिल दे सकता है। आर्थिक जानकार कहते हैं कि सरकारों को जरूरी होने पर ही सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे आयुष्मान भारत का उदाहरण, निजी अस्पतालों, जो प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज में आम लोगों के घर और गहने तक बिक जाते हैं। भारत में गरीबी की एक बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि महंगा इलाज होता है। इसलिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। भारत का हर नागरिक 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है। 2019-20 से अब तक 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्च हो चुके हैं। देश के 50 करोड़ लोग इस योजना के तहत सुरक्षित। अब इसे आप क्या मानेंगे?